यूरोप घर है दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ का, जिनमें आता है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली। मगर बजाय इसके जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो अभी भी बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट है एक आम इंसान के लिए काफ़ी दशकों से। पहले तो वर्ल्ड पावर्स उन्हें आउटशाइन कर रही थी, जैसे यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स। इवेंचुअली इस लिस्ट में डेवलपिंग कंट्रीज भी आई, जैसे चाइना और इंडिया हो गया। और आज ऐसा लगता है कि स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन भी उन्हें अकॉम्प्लिश कर रहे हैं ईएसए से कई ज़्यादा चीज़ों को। तो आखिर दुनिया में ऐसा क्या हुआ जो ईएसए के साथ हुआ? और इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि क्योंकि ईएसए के अचीवमेंट को लोग ज़्यादा जानते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ईएसए ने कुछ ज़्यादा अकॉम्प्लिश नहीं किया सिग्निफिकेंट अपनी लाइफ टाइम में। और इसी चीज़ के साथ चलो अब हिस्ट्री में जाते हैं ईएसए की। अर्ली 1960s में जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर है वो एक हीटेड रेस में थे, जो कि डोमिनेंस दिखाना चाहते थे अपनी रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम की। और उसमें से सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन थी उनकी डिज़ायर की रेस करे स्पेस तक, और चाहे वो चांद तक ही क्यों ना हो। और क्योंकि सोवियत यूनियन और नासा लीडर्स थे उस रेस में, बहुत सारे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जो यूरोप में थे उन्हें डिसाइड किया कि एक साइड को ज्वाइन कर लेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। और ये ना कि सिर्फ इसने एक्सेलरेट किया दोनों यूएस और सोवियत यूनियन को, मगर इसने सिग्निफिकेंटली कम कर दिया मैन पावर को यूरोपियन कंट्रीज में और उनके डिस्पोजल में। एज अ रिजल्ट ज़्यादातर यूरोपियन देशों को क्विकली रियलाइज हो गया कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते जब बात आ रही है कॉम्पिटिशन की लीडर्स के साथ। इसी वजह से दो साइंटिस्ट पेरी ऑगर और एडोरेडो एमेडी ने सजेस्ट किया कि एक जॉइंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए 1958 में। और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने स्विफ्टली जंप की इस अपॉर्चुनिटी को देख के। इसी के वजह से एक कमीशन बना जिसका नाम पड़ा गियर्स 1960 में। वहीं पे जो 10 यूरोपियन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले और उन्हें डिस्कस किया किस तरह से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर खड़ी कर सकते हैं। 2 सालों की डिबेट और डिस्कशन के बाद पॉलिटिशियंस ने एग्री किया कि वो 8 साल की फंडिंग देंगे दोनों सेपरेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनका नाम होगा इसरो और एल्डो। एसरो जो था यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसे बनाया गया था एक स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए। वहीं पे एल्डो या फिर यूरोपियन लॉन्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था एक लॉन्च सिस्टम बनाने के लिए। और क्योंकि उन्होंने सेपरेट कर दिया था लॉन्च डेवलपमेंट और स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट को, यूरोप को लगा कि वो एक्सेलरेट कर पाएंगे डेवलपमेंट की प्रोसेस इस चीज़ की वजह से। मगर जल्दी उन्हें रियलाइज़ हो गया कि ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। एनीवेज, जैसे ही दोनों ऑर्गेनाइजेशंस लाइफ में आई, उन्होंने बहुत सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया। फॉर इंस्टेंस 1966 में एसरिन बनी, या फिर यूरोपियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि उसलिए इसे बनाया गया था ताकि वो मॉनिटर कर सकते पृथ्वी की हेल्थ को, क्योंकि एनवायरमेंटल सैटेलाइट्स उन्होंने लॉन्च करी थी। और सून आफ्टर 1967 में एसओक या फिर यूरोपियन स्पेस ऑपरेशन सेंटर को खोला गया, और ये कंट्रोल सेंटर बना बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का। और 1968 में बढ़ते हुए एसटेक या फिर यूरोपियन स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को खोला गया। और आपसे सच कहूँ तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं उन्होंने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों खोला, क्योंकि ज़्यादातर तो रिडंडेंट थी और उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी उनको। फॉर्चुनेटली वो जल्दी सेम कंक्लूजन पे आ गए 1972 में। और उस समय इसरो ने काफ़ी डिसेंट प्रोग्रेस कर ली थी, मगर एल्डो इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा था। वो सेवरल टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से आ रहे थे उनकी दिक्कतें, कॉस्ट ओवररन्स हो रहे थे और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स आ रहे थे। एज अ रिजल्ट एल्डो जो था वो डाउनसाइज कर दिया गया और बैक बर्नर में डाल दिया गया 1972 में। हाउएवर उसे कम्प्लीटली डिसमेंटल नहीं किया था अभी तक। और वहीं पे ईएसआरओ को अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके पहले बड़े प्रोजेक्ट पे काम करे वो नासा के साथ। और 1973 में ईएसआरओ और नासा ने एक एग्रीमेंट बनाया साथ में काम करने का। और ईएसआरओ को जॉब मिला कि वो डेवलप करेंगे स्पेस लैब को, जो कि साइंस मॉड्यूल था जो कि स्पेस शटल में लगना था। इन रिटर्न नासा ने यूरोपियन एस्ट्रोनॉट्स को अलाउ किया कि वो दूसरे मिशन को ज्वाइन कर सकें। और इस एग्रीमेंट के साथ ही ईएसआरओ कंस्ट्रक्शन को शुरू कर चुका था टेस्टिंग के साथ ही स्पेस लैब की 1974 में। और स्पेस लैब जो है वो इवेंचुअली 25 स्पेस शटल फ्लाइट्स में यूज़ हुआ 1983 और 1998 के बीच। वहीं पर डेवलपमेंट जो था स्पेस लैब का चल रहा था। हमने और ज़्यादा कंसोलिडेशन देखा यूरोपियन स्पेस एफर्ट का। 1974 में एल्डो वो डिसमेंटल हो गई पूरी तरीके से। उनके बचे हुए रिसोर्सेज जो है उन्हें एसरो के साथ मैनेज कर दिया गया, जिससे ईएसए बना 1975 में। और उसी साल ईएसए ने कॉस्बी को लॉन्च किया, जो कि उनका पहला मेजर साइंटिफिक रिसर्च मिशन था। कॉस्बी डिज़ाइन किया गया था कॉस्मिक गामा रेस की स्टडी करने के लिए, मगर इसे सिग्निफिकेंट इसलिए बनाया उसकी लॉन्गेटिविटी ने। ईएसए ने एक्सपेक्ट किया था कि सैटेलाइट 2 सालों तक चलेगी, मगर वो 6 सालों तक चली, जिसने ये दिखाया कि क्वालिटी कितनी अच्छी है यूरोपियन स्पेस टेक्नोलॉजी की। और आगे बढ़ते हुए 1978 में कनाडा कोऑपरेटिंग स्टेट बना ईएसए का। और ईएसए ने फोर्सेस ज्वाइन कर ली नासा और यूके के साथ दूसरे प्रोजेक्ट में, जो कि था लॉन्च करना आईयूई को। आईयूई या फिर इंटरनेशनल अल्ट्रावायलेट एक्सप्लोरर वो पहला हाई ऑर्बिट टेलीस्कोप बना जो कि ऑपरेशनल हुआ पूरे 18 सालों के लिए। और उसके बाद हम 1980s में आए, हमने ईएसए को फोकस करते हुए देखा उनके खुद के लॉन्च प्रोग्राम में, जो था एरियाने प्रोग्राम। जो एरियाने प्रोग्राम था उसने शेप लेना शुरू किया जैसे ही एल्डो डिसमेंटल हुआ था। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था, एल्डो एस्टेब्लिश किया गया था एक लॉन्च सिस्टम बनाने के लिए, मगर क्योंकि वो डिफंडेड कर दिया गया था
1974 में यूरोपियंस को एक नए लॉन्च सिस्टम के साथ आना था, जिसकी वजह से वो एरियाने प्रोग्राम में आए थे। जो पहला एरियाने लॉन्च था वो 1979 में हुआ और उसने सॉलिड कमर्शियल लॉन्च व्हीकल बनाया 1980s तक। और एरियाने 1 जो है रियूजेबल तो नहीं था स्पेस शटल की तरह, मगर कंसिडर करते हुए कि स्पेस शटल को इतना ज़्यादा कॉस्ट करता था रीयूज करने के लिए, एरियाने 1 जो है इतना ज़्यादा पीछे भी नहीं था इकोनॉमिकली। मोर एवर ईएसए ने कंसिस्टेंटली अपडेट करा अपने एरियाने रॉकेट को 1980s तक, जिसने उसे ज़्यादा रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया। और 1988 तक ईएसए जो है वो एरियाने 4 के साथ आ चुका था, जो कि कंप्लीट कर चुका था मिशन 1988 से 2003 के बीच। और ये रॉकेट जो है इसी की ने ईएसए को लीडिंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह एस्टेब्लिश किया था। और इसी चीज़ के साथ ही 1980 से 1990s के बीच में ईएसए ने एक और बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया जिसका नाम था हर्मेस स्पेसक्राफ्ट। जो हर्मेस स्पेसक्राफ्ट है उसे डिज़ाइन किया गया था ईएसए के पहले क्रूड लॉन्च व्हीकल की तरह, और उसमें 4 से 6 एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिट में ले जाने की क्षमता थी। ओरिजिनली उसे प्लान किया गया था कि एरियाने 4 रॉकेट के साथ लॉन्च करेंगे, मगर हर्मेस स्पेसक्राफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी था एरियाने 4 को हैंडल करने के लिए। इसी वजह से ईएसए ने डेवलप करना शुरू किया एरियाने 5 को, जो कि एक्सपेक्टेड था कि ईएसए को क्रूड मिशन कंप्लीट करने में मदद करेंगे स्पेस में। हाउएवर जब चैलेंजर का हादसा हुआ, इसी की वजह से इन प्लान्स पे रुकावट आ गई। और जैसा कि आपको पता है नासा ग्रेट रन में चल रहा था 1960s और 70s के बीच में, और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था स्पेस फ्लाइट के बीच में। और क्योंकि अपोलो 13 जो है वो स्पेस के बीच में उसमें दिक्कत आ गई थी बहुत बड़ी वाली, लेकिन नासा फिर भी क्रू को सेफली वापस पृथ्वी पर ले आया था। तो मगर जो चैलेंजर डिजास्टर हुआ उसने ये दिखाया कि कितना डेंजरस है स्पेस फ्लाइट, और चीज़ें फिर भी ख़राब हो सकती है जब भी दुनिया के सबसे तेज़ दिमाग काम कर रहे हैं और चीज़ों को सही चीज़ें बना रहे हैं। एज ए रिजल्ट बहुत सारे एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए डिजास्टर होने के बाद। इन एडिशंस ने सिग्निफिकेंट वेट ऐड कर दिया हर्मेस पे, और इसकी वजह से ईएसए को क्रू कैपेसिटी को कम करना पड़ा 3 एस्ट्रोनॉट्स में। मगर इस रिडक्शन के साथ ही हर्मेस जो है वो एक्सपेक्टेड था कि 21,000 किलोग्राम उसका वेट होगा, जो कि लिमिट पुश कर रहा था एरियाने 5 रॉकेट की। ये ऑब्स्टिकल जो है इसी के साथ बहुत सारे डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स की वजह से हमें स्पेसक्राफ्ट कैंसिल कर दिया गया 1992 में। और फाइनली ये हमको ईएसए के फाइनल मेजर प्रोजेक्ट में लेके आता है, जो कि है मार्स एक्सप्रेस। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मार्स एक्सप्रेस एक मिशन था मार्स पे 2003 में, और इस मिशन के दौरान ईएसए ने सक्सेसफुली लैंड किया बीगल 2 को मार्स की सरफेस पे, जिसने पहला फुल्ली यूरोपियन मिशन बनाया से किसी भी प्लेनेट पे। और 2 साल बाद ईएसए ने ह्यूजेंस प्रोब को टाइटन की सरफेस पे उतारा, जो कि पहली लैंडिंग बनी उस सोलर सिस्टम के बाहर। और उसके बाद से ईएसए ने काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस करे आईएसएस में और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा स्पेस स्टेशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हो ईएसए के पास काफ़ी रिच हिस्ट्री है, और हमने तो स्क्रैच की करी अभी सरफेस उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और अकॉम्प्लिशमेंट्स की। मगर आखिर ईएसए जो है इतना इरेलेवेंट कैसे है फिर पब्लिक की आंखों में? मुझे लगता है यहाँ पे 2 आसान से रीज़न है इसमें। पहला तो ये है कि लैक ऑफ प्लेस है। जब बात आती है स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की, वहाँ पे क्लियर सेक्टर्स है। सबसे पहले तो हमारे पास डेवलप्ड स्पेस लीडर्स है जिसमें यूएस और रशिया आते हैं। उसके बाद हमारे पास डेवलपिंग स्पेस कंटेंडर्स है जिसमें चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज आती है। और फाइनली हमारे पास प्राइवेट स्पेस कॉम्पिटिटर्स है, इनमें स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन आता है। मगर ईएसए जो है किसी भी इन कैटेगरीज में फिट नहीं होता। जो ईएसए है वो ऑफकोर्स किसी भी तरह से स्पेस लीडर नहीं है नासा या रॉसकॉस्मोस की तरह, मगर एट द सेम टाइम ये कोई भी सेंस नहीं बनाता उन्हें चाइना या इंडिया से कंपेयर करते हैं। हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं ईएसए में, जो कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड में आते हैं। मीनवाइल चाइना और इंडिया अभी बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज है, तो ये इतना फेयर नहीं होता उन्हें ईएसए के साथ कंपेयर करने के लिए। और प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की बात करें तो ईएसए प्राइवेट नहीं है, तो ये कंप्लीटली डिस्क्वालीफाई कर देती है इस कैटेगरी से तो उन्हें। और एज अ रिजल्ट ईएसए के पास कोई भी क्लियर रैंकिंग नहीं है स्पेस हायरार्की में, और उनकी अकॉम्प्लिशमेंट जो है वो ज़्यादा कंपेरेबल है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, मगर यूरोपियन कंट्रीज जो एक्चुअली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो जो दूसरा मेजर रीज़न है कि आम इंसान इतना केयर नहीं करता ईएसए का, क्योंकि ईएसए ने कोई भी क्रूड मिशन कंप्लीट नहीं किया, और उनका कोई भी प्लान नहीं है इमिनेंट फ्यूचर में करने के लिए ऐसा कुछ भी। प्रोब्स और रोवर्स को स्पेस में और दूसरे प्लैनेट में भेजना बहुत अच्छी चीज़ है, मगर क्रूड मिशन जो है वही चीज़ जो है मासेस को इंटरेस्टेड बनाती है, चाहे वो आईएसएस की बात हो, चांद की बात हो या फिर मार्स की बात हो। अब स्पेसएक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। स्पेस एंथुजियास्ट जो है वो एक्साइटेड है स्पेसएक्स के कई सालों से इस पॉइंट पे। हाउएवर जो इवेंट है वो इसने अटेंशन तब गेन करी सारे लोगों की जब एस्ट्रोनॉट्स को उन्होंने आईएसएस पे पहुंचाया, और किससे कंसिडर करते हुए कि ईएसए के बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड रोल प्ले किया अपनी पूरी लाइफ टाइम में, तो इतना सरप्राइजिंग नहीं है कि आम इंसान जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उनमें। मगर इस चीज़ से आप बेवकूफ़ मत बनना कि उनको कम अटेंशन मिल रही है। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो कोई भी इरेलेवेंट नहीं है किसी भी तरीके से जब बात आती है स्पेस टेक्नोलॉजी की। क्या आप लोगों को लगता है कि ईएसए इतनी अंडररेटेड क्यों है? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ईएसए को ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।